मनोविज्ञान की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम चतुर्थक विचलन या क्वार्टाइल डेविएशन या जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्यूडी या क्यू से जानते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले अगर आप तक आपने मीडियन का वीडियो नहीं देखा है, मीडियन या जिसे हम मध्यांक के नाम से भी जानते हैं, उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप पहले एक बार मीडियन का वीडियो देखें, देन उसके बाद यहाँ पर आप क्वार्टाइल डेविएशन का वीडियो देखें, क्योंकि यहाँ पर आपको चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब आपने मीडियन का वीडियो देख रखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं कि चतुर्थक विचलन की डेफिनीशन क्या बताई गई है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो चतुर्थक विचलन है वो 50%, कौन से 50%? मध्य के 50%, जो बीच का 50% है उसका प्रतिनिधित्व करता है। इससे पहले जब आपने मीडियन पढ़ा था, मीडियन क्या करता था कि किसी भी संख्या या ग्रुप समूह को डिवाइड करता था और वो जो डिवाइडिंग पॉइंट रहता था वो उसके ऊपर 50% होते थे अंक और उसके नीचे 50% होते थे। जैसे अगर आप देखें तो यहां पर मान लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 संख्याएं हैं। अब अगर इसका मीडियन निकालना हो तो आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है n+1/2 वां पद। तो यहां पर n+1/2 पद, ये 2 हो गया। वां पद इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो यहां पर निकल कर आएगा वो मीडियन नहीं होगा, वो उस पद के बारे में बताएगा जो मीडियन है। जैसे यहां पर देखें तो n+1 कितना हो जाएगा? n 5 है, टोटल देखें तो संख्या 5 है ना, +1 6 हो गया और फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो तीसरा पद या 3वां पद, अब स्टार्टिंग से देखें तो तीसरा पद कौन सा है? 3 है ये। तो 3 क्या कर रहा है? टोटल जो संख्याओं का समूह है उसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है और जिसके ऊपर 50% अंक, जिसके नीचे 50% अंक हैं, ये होता है आपका मीडियन। लेकिन यहां पर किसकी बात की जा रही है? यहां बताया जा रहा है कि जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है, जो चतुर्थक विचलन होता है, वो सिर्फ मध्य के 50% अंकों का ही प्रतिनिधित्व करता है। मतलब यहाँ स्टार्टिंग का जो 25% रहता है उसको छोड़ देते हैं और जो लास्ट का 25% है उसको छोड़ दिया गया, इसको दोनों को छोड़ दिया गया और बचा कितना? जो बीच का पार्ट बचा। अब 25-25 छोड़ दिया है तो बीच का जो 50% बचा ना, टोटल अगर इसको हम डिवाइड करें तो कितने 4 पार्ट में इसको अगर हम विभाजित करें तो 25%, 25%, 25% और ये 25%। अब ऊपर वाले 25% और नीचे वाले 25% को हमने छोड़ दिया तो बीच में अभी 50% बचा और इसी 50% को क्वार्टाइल डेविएशन बताता है। समझ में आया? यहाँ पर देखें गैरेट के द्वारा बताया जा रहा है कि एक आवृत्ति वितरण में चतुर्थक विचलन 25वें तथा 75वें शतांशीय मान, जिसे आप परसेंटाइल कहते हैं, उसकी आधी दूरी होती है। तो यहां पर देखा जाए, अब स्टार्टिंग का जो ये 25% है, इसको अगर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये 25% को हम क्या कहेंगे? Q1 यानी ये फर्स्ट क्वार्टाइल है। Q1 क्वार्टर और 1 मतलब पहला क्वार्टर, ये पहला क्वार्टाइल हो गया। और इसको आप और क्या कह सकते हैं? 25%। ये किसको बता रहा है? 25% को ही तो बता रहा है। तो P25 यानी परसेंटाइल कितना है? 25% है, तो इसको आप P25 के नाम से भी लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़े तो ये जो दूसरा पार्ट है ये भी किसको बता रहा है? 25% को, लेकिन ये अगले 25% को बता रहा है।
ये पहला 25% और ये दूसरा 25%, तो इसको हम कहेंगे Q2 से। लेकिन अगर परसेंटाइल की बात करें तो अब तक कितना हो गया, अब तक यहाँ से यहाँ तक टोटल 50% हो गया, तो इसलिए जब परसेंटाइल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा P50। देन उसके बाद आगे बढ़ें तो ये तीसरा 25% को बता रहा है, तो इसे हम कहेंगे Q3। लेकिन वहीं पर अगर परसेंट की बात करेंगे, टोटल परसेंट की, तो ये अब तक कितना हो गया, 25, 25 और 25, 75, यानी टोटल ये 75% को बताने लगा। तो अब ये क्या हो गया, P75। ठीक है, अब ये आगे का बचा 25%, तो इसको हम छोड़ देते हैं एज इट इज, क्योंकि हमारा मेन काम क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन में हम मेन किसकी गणना करते हैं, बीच के 25% की। यानी हमने इसको छोड़ दिया, ये स्टार्टिंग का 25% छोड़ दिया और लास्ट का 25% छोड़ दिया हमने। जो बीच का 25% है, सॉरी, जो 20 का 50% है, उसको हम लेते हैं और उसका आधा करके, मतलब इसको ले लिया, ये टोटल पूरा कितना हो गया, 50% हो गया। अब इसको हम लेके और इसका आधा कर देते हैं, और जो आधा करने पर जो मान प्राप्त होता है वो आपका होता है क्वार्टाइल डेविएशन का मान। जैसे यहाँ पर देखें, लिनक्यूटिस क्या बता रहे हैं कि प्रथम चतुर्थक तथा तृतीय चतुर्थक के बीच की दूरी का आधा भाग, मतलब ये फर्स्ट क्वार्टाइल और ये थर्ड क्वार्टाइल के बीच की जो दूरी है, ये दूरी हुई ना, फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल के बीच की ये दूरी है। अब इस दूरी का आधा कर दें हम, तो जो आधा भाग प्राप्त होता है उसे हम चतुर्थक विचलन कहेंगे। अब आगे देखें, यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्वार्टाइल डेविएशन की गणना कैसे करेंगे। तो गणना करने के लिए Q3 के मान में से Q1 का मान, मतलब Q3 का जो मान है उसमें से हम Q1 के मान को घटा देंगे, और उसके बाद जितना आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाली डेफिनेशन को देखें तो इसमें भी इन्होंने यही बताया है कि प्रथम चतुर्थक तथा तृतीय चतुर्थक के बीच की दूरी का आधा, तो Q3 माइनस क्या हो गया, Q1 बटे 2, यानी Q3 में से Q1 को घटा दिया गया और जो आया उसको 2 से भाग दे देंगे। उसके बाद जो मिलेगा वो आपका हो जाएगा क्या, क्वार्टाइल डेविएशन। तो समझ में आ गया इतना। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि हम क्वार्टाइल डेविएशन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। हम 2 तरीकों से इसका कैलकुलेशन करेंगे। एक, जब आपका डाटा अनग्रुप हो, यानी इस तरीके से दिया गया हो, जैसे आप मीडियन और मीन, मोड, इन सब में भी आपने देखा था। और दूसरा डाटा ग्रुप डाटा, यानी जब डाटा क्लास इंटरवल में दिया होता है तब हम उसका क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालेंगे, वो चीज़ें हमें, दोनों चीज़ें यहाँ पर देखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि जब डाटा अनग्रुप हो, इस तरीके से दिया गया हो, तब हम उसका क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालेंगे। तो आप सभी को फॉर्मूला तो पता ही चल गया है कि फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। यहाँ पर गलती से 4 लिखा हुआ है, इसको 2 कर लेंगे, ये 2 होगा, 4 नहीं। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। अब इसके लिए हमें Q3 भी जानना है और Q1 भी जानना है। तो Q3 निकालने के लिए और Q1 निकालने के लिए हमें एक अलग से फॉर्मूला देखना पड़ेगा, जिसमें Q1 का फॉर्मूला है कि n+1 बटे 4 वां पद, 4वां पद। उसके बाद जो दूसरा है, मतलब Q3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n+1 ब्रैकेट के बाहर 3 बटे 4वां पद। अब यहाँ पर एक चीज और बताया जा रहा है कि जो अंक हैं, जो अंक दिए गए हैं वो सीरियल वाइज लिखे गए हों। जैसे यहाँ पर देखें, सीरियल वाइज नहीं लिखे गए हैं, लेकिन यहाँ पर इनको फिर क्या किया गया, आरोही क्रम में लिख लिया गया।
सीरियल वाइज लिख लिया गया बढ़ते हुए क्रम में। और बढ़ते हुए क्रम में जब लिखा गया तो हमें पता चला कि जो n है, जो टोटल नंबर हैं वो कितने हैं, 19 हैं। अब हम यहाँ पर चलिए निकालते हैं। सबसे पहले Q1, Q1 के लिए क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, n+1/4। तो n कितना है, 19 + 1/4 यानी 20/4, यानी कितना गया, पांचवा पद आया है। ये मत समझिएगा कि आपका Q1 5 आ गया, ये Q1 5 नहीं आया है, पांचवा पद। अब यहां से देखें तो पांचवा पद कौन सा है, 1 2 3 4 5, तो पांचवा पद 5 ही है। तो यानी Q1 कितना आ गया, यहां पर देखें Q1 आ गया 5। अब इसी तरीके से अगर Q3 की हम कैलकुलेशन करें तो फिर से हम क्या करेंगे, n+1, n कितना है, 19 है, +1 एक 20 हो गया बटे 4। लेकिन यहाँ पर 3 से इसको मल्टीप्लाई भी करना है, तो क्या करेंगे, या तो आप पहले मल्टीप्लाई कर दें फिर 4 से डिवाइड करें, या तो 20 को 4 से डिवाइड कर दें, तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, यहाँ पर 5 आ गया। इसको जब काटेंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, और फिर उस 5 को हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, तो 5 से 15, तो 15वां पद निकल कर आया। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो निकल कर आ रहा है ये Q3 नहीं है, ये कौन सा पद Q3 है उसके बारे में बता रहा है। अब हम ऊपर चल के देखते हैं कि 15वें पद पे कौन सी संख्या है। तो ऊपर यहां देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15वें पद पे जो संख्या है वो है 9। और Q3 कितना आ गया अब, तो इस तरीके से Q3 कितना आया, Q3 आ गया 9, और Q1 कितना है, Q1 है 5। अब दोनों को हम फॉर्मूले में रख देते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला देखें, Q3 - Q1 बटे 2, तो 9 - 5 बटे 2 बराबर 4/2, और 4/2 का मतलब कितना हुआ, 4/2 का मतलब हो गया कि 2। इसको आगे देखें तो कितना आ जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो फाइनल आ गया आपका 2। तो आपका क्वार्टाइल डेविएशन कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। Q जो निकल के आया, Q या जिसे आप QD भी कहते हैं, वो आ गया आपका 2। तो इस तरीके से जब डाटा अनग्रुप हो यानी संख्याओं में लिखा हुआ हो, तब आप यहां पर इस तरीके से इसको निकालेंगे। जब डाटा यहां पर अनग्रुप दिया हो, जैसे यहां पर दिया है। तो अब देखते हैं हम कि जब आपका डाटा ग्रुप इंटरवल में दिया हो या क्लास इंटरवल में दिया हो, तो हम उसकी क्वार्टाइल डेविएशन को कैसे निकालेंगे, चतुर्थक विचलन कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, संचयी बारंबारता निकाल लेंगे, क्योंकि संचयी बारंबारता अगर यहाँ पर आप निकाल लेते हैं तो आपको थोड़ा सा आसानी पड़ जाएगी। जैसे पिछली क्लास में मैंने मीडियन में बिना संचयी बारंबारता के कैसे मीडियन निकालें उसको बताया था, बट यहाँ पर भी उसको निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप संचयी बारंबारता निकालने के बाद इसको सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। इसलिए आप क्या करें, यहाँ पर संचयी बारंबारता पहले आप निकाल लें, देन उसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो आपकी ये नीचे की संख्या है, यहाँ पर सबसे नीचे जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, उसको जस्ट डायरेक्ट आप लिख लेंगे। ठीक, 2 लिख लिया आपने। उसके बाद यहाँ पर जो 2 आया उसको इस 2 से आप जोड़ देंगे, तो 2 और 2, ये 2 और ये 2 जोड़ने पर कितना हो गया, 4। और जो 4 आया उसको आपने यहां पर लिख लिया। ठीक, फिर इस 4 में इस 4 को जोड़ देंगे, और जो आएगा उसको यहां पर लिख लेंगे, ये 8 हो गया। फिर इस 8 में अगली संख्या को जोड़ देंगे, ये भी 4 है, तो 4 जोड़ने पे 12 हो गया, और ये 12 हमने यहां लिख दिया।
फिर इसी तरीके से इस 12 में हमने अगली संख्या को ये जोड़ दिया 5, तो 12 5 17 हो गया और 17 को हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर 17 में हमने अगली संख्या जोड़ दिया ये 3 और 3 जोड़ने पर हो गया ये 17 3 20 और 20 हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर 20 में हमने 3 जोड़ा तो 23 हो गया और 23 यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद 23 में 3 जोड़ा तो 26 और 26 यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद 26 में 2 और ऐड किया तो 28 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। और एक चीज जरूर ध्यान देंगे कि जो आपकी सबसे ऊपर की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, संचयी बारंबारता आएगी, वो बारंबारता और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति की टोटल संख्या जितनी है वो दोनों सेम होनी चाहिए। अगर दोनों सेम है तो यानी आपका क्वेश्चन अभी तक सही है, मतलब जो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली वो अब तक सही है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहां पर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना सीख गए। अब जो फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला यहां पर क्या है आपका, जैसे आपको मेन फॉर्मूला पता ही है। मेन फॉर्मूला आपका होता है Q इक्वल टू Q3 माइनस Q1 बटे 2। तो आपको Q3 भी निकालना है, Q1 भी निकालना है। तो आपने यहाँ पर देखें आप कि Q1 निकालने के लिए जैसे आप मीडियन निकालते थे, इसलिए मैंने कहा था कि अगर किसी ने मीडियन का वीडियो नहीं देखा हो तो पहले मीडियन का वीडियो देख लें। यहाँ पर आप लोअर लिमिट निकाल लेते हैं, एग्जैक्ट लोअर लिमिट। उसके बाद मीडियन में क्या करते थे आप कि आप n/2 निकालते थे। क्यों? क्योंकि आपको पूरी संख्या का बीच का पार्ट जानना था, मिडिल पार्ट। लेकिन यहाँ पर आपको क्या जानना है, क्वार्टाइल जानना है, चौथा पार्ट जानना है। पूरी जो संख्या उसका चौथा पार्ट जानना है, Q1 एक क्वार्टाइल जानना है। तो उसके लिए जब पूरी सबको जानना था, जब पूरे का आधा जानना था, तो आपने क्या किया था, n/2 कर दिया था। उसका फार्मूला यही तो होता है n/2। लेकिन यहां पर आपको एक चौथाई पार्ट जानना है तो आप क्या कर देंगे, n/4 कर देंगे। तो n/4 हो गया माइनस f। अब ये f क्या है, तो जहां पर आपका n/4 आ रहा है, जिस मतलब उसको अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखेंगे तो जिसमें आपका n/4 आ रहा है वो उसकी आवृत्ति, उसकी संचयी बारंबारता जो है उसको यहां पर लिखेंगे। उसके बाद ये होता है f, ये स्मॉल f है, या इसको आप चाहे तो समझने के लिए fq लिख सकते हैं, fq1। सॉरी, ये हो गया आपका fq3, यहां पर ये fq1 हो जाएगा। fq1 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वाला f क्या है कि जिसमें आपका क्वार्टाइल आ रहा है, मतलब जिसमें आपका n/4 आ रहा है उसकी आवृत्ति। आप समझने के लिए एक बार ऊपर देखें यहां पर। चलिए पहले Q1 निकालते हैं, उसके बाद समझते हैं, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप देखें, आपको सबसे पहले क्या करना है, n/4 निकालना है। तो n आपका है 28/4, यानी इसको 4 से भाग देंगे तो 7 आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ संचयी बारंबारता में देखना है कि 7 कहाँ पर आ रहा है। तो 2 4 8, मतलब 7 आएगा तो आपका यहीं पर आएगा, 8 के आसपास में 7 आएगा। तो ये क्या हो गया आपका Q1 यहां पर आ रहा है। ठीक, तो ये जो इसके जस्ट नीचे की जो आवृत्ति होगी उसको आप कहेंगे कैपिटल F। जस्ट नीचे की आवृत्ति को आपने कैपिटल F कर लिया, और जिसमें Q1 आ रहा है उसकी आवृत्ति कितनी है, तो उसकी आवृत्ति 4 आ रही है। तो ये जो 4 आया ये है आपका स्मॉल f। समझ रहे हैं, n/4 जिसमें आ रहा है, जिस संचयी बारंबारता में, उसके जस्ट नीचे की आवृत्ति आपकी कैपिटल F है, और उस वर्ग की जो आवृत्ति है वो कितनी है उसको हम f के रूप में लिखते हैं। एक बार फिर से समझें कि
n/4 आपका n/4 जहां पर आ रहा है उसके जस्ट नीचे वाली, उसके जस्ट नीचे ये 4 है, तो जस्ट नीचे वाली जो संख्या है, जो आवृत्ति है, वो है कैपिटल F। और ये Q1 की जो आवृत्ति है, ये 4 है यहाँ पर, तो ये जो आवृत्ति होती है जिसमें Q1 आ रहा है वो है आपका ये स्मॉल f। समझ में आ गया? अब L क्या होगा? तो L इसी का जो लोअर लिमिट है, यानी इसका लोअर लिमिट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 19.5। ये इसका लोअर लिमिट आ जाएगा। Q इसको देखें ना, यहाँ पर L निकालना है तो L इसका लोअर लिमिट, ये इस वाले का लोअर लिमिट 19.5 आ गया। आई आप अब तक समझ ही चुके हैं कि आई क्या होता है। आई इन दोनों के बीच का जो विस्तार है तो वो 5 है, आप समझ चुके हैं। इसी तरीके से अगर Q3 निकालना हो तो Q3 निकालने के लिए आपको 3n/4 निकालना है। अब 3n/4 करने के लिए कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको जितना आपका n/4 आया ना उसमें 3 से गुणा कर दीजिए, 3n/4 निकल आया। जैसे n/4 आपका आया था 7, अब इसमें आपने 3 से गुणा कर दिया। ये सब हटाइए, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। n/4 आपका 7 है और आपको 3n/4 करना है तो आपने 3 से गुणा कर दिया, 7 में आपका 21 आ गया। 3n/4 आपका आ गया कितना? 21। अब फिर वही काम करना है कि आप यहां पर देखें कि 21 कहां पर आएगा। तो आप देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, तो ये 20 तो छोटा है 21 से, 23 उसके आसपास में है, मतलब 23 बड़ा है। तो इस संख्या को ही हम, ये वाली जो पूरी संख्या है इसको हम कवर कर लेंगे, मतलब ये पूरा कवर कर लिया आपने। अब यहां पर इसके जस्ट नीचे वाली जो आवृत्ति है 20, ये क्या हो गया आपका? ये यहां पर इसका F हो जाएगा। और इस Q3 की जो आवृत्ति है, मेन आवृत्ति कितनी है? 3, तो ये 3 आपका हो जाएगा ये स्मॉल वाला F। और L कितना आएगा? तो इसका लोअर लिमिट, अब इसका लोअर लिमिट निकालेंगे तो इसका 34.5, ये आ गया इसका लोअर लिमिट, तो L आ गया। और I आपको पता है कि 5 है। तो इस तरीके से आपने सब कुछ निकाल लिया यहां पर। अब हम इनको क्या करेंगे? फॉर्मूले में रखेंगे। आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन लाएंगे तो फॉर्मूला लिखने के बाद उसको एक्सप्लेन जरूर कर देंगे आप कि L का मतलब क्या हुआ, F का मतलब क्या हुआ, इस F का मतलब क्या हुआ, I का मतलब क्या हुआ, N का मतलब क्या हुआ। जैसे यहाँ पर अब देखें, L आपने लिख लिया है कि निम्नतम एग्जैक्ट लोअर लिमिट Q1 का भी और Q3 का भी। F कितना है आपका? F Q1 और Q3 जिस वर्गांतर में पढ़ते हैं उसके नीचे वर्गांतर की संचयी वारंवारता या संचयी आवृत्ति का मान, जैसा कि आपने अभी देखा ही। और ये F उस वर्गांतर की आवृत्ति जिसमें Q1 या Q3 पढ़ते हैं। I पता ही है, उनके बीच की दूरी। तो अब चलिए फॉर्मूला में हम इसको रखते हैं। तो यहां पर Q1 सबसे पहले निकालते हैं। तो Q1 के लिए L कितना आएगा? 19.5। L आप निकाला ही, यहां पर एक बार फिर से देखना चाहें तो देख लें। यहां पर ये कितना आ रहा था, इसका L देखेंगे तो ये 20 है, तो 20 का एग्जैक्ट लोअर लिमिट निकालेंगे 19.5। उसके बाद n/4 आपका 7 है, F 4 यानी जिसमें वो पढ़ रहा था उसके जस्ट नीचे की आवृत्ति, तो 4 आ गया। और ये भी 4 था। अब इसको आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो ये 3 आ गया, 7 में से 4 गए, 3/4। फिर इन दोनों को गुणा कर दिया, 15 आ गया। अब उसके बाद 15 को 4 से डिवाइड कर दिया और इसको इधर उतारते जा रहे हैं। फिर डिवाइड करने के बाद आ गया 3.75। तो 3.75 में 19.5 हमने जोड़ दिया तो आपका Q1 निकल कर आ गया 23.25। ये आपका Q1 का मान है। यहां पर देखें, यहां पर एक बार फिर से बताया गया है कि F का मान 4 है,
क्योंकि जिस वर्गांतर में Q1 पड़ता है उससे ठीक नीचे वाले वर्गांतर की संचयी बारंबारता या संचयी आवृत्ति 4 है तथा L का मान 19.5 है, क्योंकि 20 से 24 वाले वर्गांतर की निम्नतम सीमा 19.5 है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर Q3 को निकालते हैं। तो Q3 को निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला है L प्लस 3n/4 माइनस F बटे F इंटू आई। तो L आपका 39.5 और 3n/4, तो 3n/4 आपका, आपने देखा था n/4 आपका 7 था और 3 से आपने गुणा किया था तो 21 आ गया था, यह आपका 3n/4। फिर F क्या है, F यहाँ पर देखें, F का मान 20 है, क्योंकि जिस वर्गांतर में Q3 पड़ता है उसके ठीक नीचे वाले वर्गांतर की संचयी आवृत्ति 20 होगी। ये गलती से 37 लिख गया है, इसको 20 कर लेंगे, उसकी आवृत्ति 20 है तथा L का मान 39.5 है, क्योंकि Q3 वाले वर्गांतर की जो 40 से 44 वर्गांतर है उसकी एग्जैक्ट लोअर लिमिट निकालेंगे तो वो 39.5 आ गया। अब यहाँ आपने फॉर्मूले में रख दिया, तो 21 माइनस F 20 है तो 20 फिर बटे 3, तो 1/3 आ गया। आपने 5 से गुणा कर दिया तो 5/3 आ गया और इधर ही उनको उतारते जा रहे हैं। फिर 5/3 को आपने सॉल्व किया तो आया 1.667। अब उसमें आपने ये जोड़ दिया 39.5 तो आ गया 41.167। तो आपका Q3 भी निकल कर आ गया और Q1 आपको पहले से पता है ऊपर। अब क्या करना है आपको, Q का जो फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 बटे 2, तो उसमें इन दोनों चीजों को रख देंगे। तो Q3 आपका है 41.167 और Q1 है आपका 23.25 बटे 2। इनको सॉल्व किया गया तो आ गया 17.91। फिर इसको 2 से डिवाइड कर दिया गया तो आ गया 8.958। इसको आप लिखने के लिए 8.96 भी लिख सकते हैं। इसको 8 को हटाकर इधर 1 जोड़ देंगे, सार्थक संख्या आप जानते ही होंगे। तो इस तरीके से आपका जो Q निकल कर आ गया वो आ गया 8.96। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और आप लोग और भी क्वेश्चंस का अपना अनसॉल्व पेपर लेंगे और उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपको अभी तो लग रहा होगा कि हाँ आपको समझ में आ गया, बट जब आप सवाल लगाने चलेंगे तो हो सकता है कि आप फिर भूल जाएं। इसलिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से आप इसको लगा ले जाएंगे, जल्दी भूलेंगे नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए